हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 के नोट्स। फ्रेंड्स, चैप्टर 3 तक मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपसे एक भी चैप्टर के नोट्स मिस ना हो और आने वाले एग्जाम की तैयारी आप प्रॉपरली कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मुख्य शब्द और उनके अर्थ। असंतुष्ट, असंतुष्ट जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता। असंतुष्ट होता है जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता। वीटो, वीटो क्या है? एक निषेधाधिकार है, निषेधाधिकार है। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। कि इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। मीन इज दैट के 5 सदस्य हैं, उसमें एक भी मना कर दे काम करने को तो पूरी जो प्रस्ताव है वो खारिज कर दिया जाता है। पूरा प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है। 5 सदस्यों में एक भी अगर मना कर दे सदस्य तो पूरा प्रस्ताव क्या हो जाता है? खारिज कर दिया जाता है। आयात शुल्क, आयात शुल्क क्या है? किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। ये शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वे चीज़ देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर। आयात शुल्क किसे कहते हैं? कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं? आयात शुल्क कहते हैं। कि वसूल किया जाने वाला शुल्क या शुल्क, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क, ये शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वे चीज़ें देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह या हवाई अड्डे पर। और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? बंदरगाह या हवाई अड्डे से आती हैं। सेकेंड इज विनिमय दर। विनिमय दर क्या है? इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए अलग अलग देशों राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। विनिमय दर 2 प्रकार की होती है। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए अलग अलग देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है और इसे विनिमय दर के 2 प्रकार होते हैं। और विनिमय दर के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या है? जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाली उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। स्थिर विनिमय दर, जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जब उतार चढ़ाव हो रहा है तो किसको हस्तक्षेप करना पड़ता है? सरकारों को। तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। सेकेंड है परिवर्तनशील विनिमय दर। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में अलग अलग मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। परिवर्तनशील विनिमय दर, इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में अलग अलग मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं। आधुनिक युग में से पहले, आधुनिक युग से पहले वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? विश्व का एकीकरण। अपने देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य से स्थापित करना। अपने देश की अर्थव्यवस्था को संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य से स्थापित करना। वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण और अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। रेशम मार्ग के सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व है। सिल्क मार्ग नाम से पता ही चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया था। इतिहासकारों ने
बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया था। सिल्क मार्ग जो जमीन और समुद्र के रास्ते से एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करते थे और एशिया को यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका के साथ जोड़ते थे। सिल्क मार्ग जो थे जमीन और समुद्र के रास्ते से एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करते थे और एशिया को यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका के साथ जोड़ता है। भोजन की यात्रा स्वेस्ती और आलू। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण को पेश करते हैं। हमारे खाद्य पदार्थ तो हैं वो दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। मतलब जब भी व्यापार जो थे वो आने जाने एक देश से दूसरे देश जाते थे तो वो क्या करते थे, वहाँ बीज बोए आते थे। और आलू वो क्या क्या बोकर आते थे, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण को पेश करते हैं। जब भी वे व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश को जाते थे तो जाने अनजाने वहाँ का नई फसलों के बीज बो आते थे। आलू, सोया, मूंगफली, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद ये सभी खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया पहुंचे। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद ये सभी खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया पहुंचा। नोट: यह अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से है। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी से हैं। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिका इंडियनों से हमारे पास आए। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिका इंडियनों से हमारे पास आए। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी अमूल रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र भी बढ़ने लगी। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी बदल गई और उनका भोजन बेहतर हो गया, उनकी औसत उम्र भी बढ़ने लगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है विजय, बीमारी और व्यापार। विजय कैसे पाई उन्होंने, बीमारी और व्यापार। स्टार्ट। पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं जैसे कि चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार की गति को तीव्र किया। पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं जैसे कि चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार की गति को तीव्र किया। अमेरिका को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने सैनिकी ताकतों के साथ साथ एक और हथियार का इस्तेमाल किया था, कीटाणुओं की ताकत जैसे कि चेचक, जो कि स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचते थे। अमेरिका को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने सैनिक ताकतों के साथ साथ एक और हथियार का इस्तेमाल किया, कीटाणुओं की ताकत जैसे कि चेचक, जो कि स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचते थे। लाखों साल से दुनिया से अलग अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। लाखों साल पहले दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के पास
यूरोप में आने वाली इन बीमारियों से बचने की कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। मतलब पहले कोई ऐसी सुविधा नहीं थी फ्रेंड्स कि जिससे ठीक हो जाता, कोई दवा नहीं थी, लोग पहले ही अपना ऐसे इलाज कर लेते थे। और अब क्या है, काफ़ी सुविधाएं फ्रेंड्स, मेडिसिन है, इंसान जब बीमार पड़ता है तो मेडिसिन लेकर ठीक हो जाता है। और लेकिन लाखों सालों पहले ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी कि इंसान जल्दी ठीक हो जाए। कि लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के पास इन बीमारियों से बचने की कोई रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। और 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों से में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उनका दबदबा था। फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी के काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। मतलब कि जब भी उन पर कोई दवा नहीं थी, कोई इसके बीमारियों को रोकने की कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी, फिर भी उनको सबसे धनी माना जाता था। और एशियाई व्यापार में भी उनका दबदबा था लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए, लेकिन और वे दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया और वे दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिमी की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिमी की ओर खिसकने लगा और यूरोप की विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा, चैप्टर 4 का नाम है विवेंडलीयकरण। क्या क्या टॉपिक पढ़े हमने? आयशुल्क क्या है, विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, इस विनिमय दर कितने प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर, वैश्वीकरण, भोजन की यात्रा, स्वस्थी और आलू। तो उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करना ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी रही कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।